नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। इंसान को थोड़ी सी बुलंदी और कामयाबी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो गुरूर में आ जाता है, तमाम बातें होती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो बरेली के लिए यकीनन किसी हीरे से कम नहीं है। वो अपनी फील्ड के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन वो शख्सियत के तौर पर भी एक गोल्ड मेडलिस्ट से भी बढ़कर हैं। डॉक्टर महेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। उन्होंने अपनी जो तालीम है, शिक्षा दीक्षा, वो बरेली से शुरुआत की, विष्णु इंटर कॉलेज से, और उसके बाद कानपुर में जाके एमबीबीएस और एमएस किया। नहीं, एमएस जो है उन्होंने फिर झांसी से किया। जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो और भी अपने एजुकेशन और शिक्षा दीक्षा में इजाफा करने के लिए वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चले गए। वहां से उन्होंने जो है एमसीएच किया यूरोलॉजिस्ट में। इसके अलावा जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो अपने तजुर्बा में और इजाफा करते हुए तमाम मुकाम हासिल किया। अहम बात यह है कि जब वो राम मनोहर लोहिया में थे तो तमाम ब्रांचों में वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। इसके अलावा उन्होंने कई फेलोशिप में मुकाम हासिल किया। लेकिन बरेली की मिट्टी की ये बात थी कि बरेली की मिट्टी अपने जो इंसान होते हैं, जो हीरे होते हैं, उसको अपनी तरफ खींच लाती है। यही वजह है कि डॉक्टर महेश त्रिपाठी जी बरेली आए 2 साल पहले, और उसके बाद यहाँ बेहद सादा मिजाज इंसान लगातार लोगों की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने अहम बात यह कि वो इस टाइम एसआरएमएस का जो कि गुड लाइफ एक नई ब्रांच खुली है तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले, उस पर सेवाएं दे रहे हैं। बरेली की ही सरजमीन से पैदा हुए हम उनके तमाम तारुफ और इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। हम उससे कई विषयों पर बात करेंगे, खासतौर से किडनी स्टोन पर, प्रोस्टेट पर, जिसको गदूर भी बोला जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फेक्शन जो होते हैं उस पर भी जिक्र करेंगे। मैंने आपका तमाम इंट्रोडक्शन और तारुफ देने की कोशिश की है, लेकिन जो मेरे लफ्ज हैं, मेरे शब्द हैं, वो मुझे लगता है जो आपने इस कम उम्र में जो मुकाम हासिल किया उसके लिहाज से कम है। अगर कुछ और इजाफा आप करना चाहें तो कर सकते नहीं समीर भाई, आपने जितना कह दिया यही बहुत है। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं बरेली से निकला था और तमाम डिग्री यहाँ तक कि यूरोप की फेलोशिप लेने के बावजूद भी गोल्ड मेडल में वापस आया, क्योंकि मुझे लगा मुझे वापस जाना चाहिए। मुझे अपने शहर, अपनी जगह, अपने मिट्टी में या अपने परिवार के पास भी कहना चाहिए वापस आना चाहिए। और मैं वापस आया 2 साल पहले, और सबसे बड़ी बात है मुझे मौका मिला सबसे बड़ी संस्था जो कि बरेली की एसआरएमएस इंस्टीट्यूट जो है उसका एक नई ब्रांच जो शहर में गुड लाइफ खुली, वहाँ मुझे मौका प्राप्त हुआ। मैंने उनसे कहा मैं आपके यहाँ संरक्षण में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांच आज से नहीं सालों 20 साल से ऊपर से है। तो मैं एसआरएमएस गुड लाइफ में 2 साल से कार्यरत हूँ एज ए यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। जी, मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हर हिंदुस्तानी के साथ प्रॉब्लम ये हो गई है, हर दूसरे हिंदुस्तानी के उसके साथ स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है। और ये मैं जो समझता हूँ इसके हमारा जो खान पान है, बैड हैबिट है, हमारे भाग दौड़ भरी जिंदगी है, पानी पीने की जो कमी है, उससे सबसे ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है और किस तरह की आधुनिक जो इलाज है वो अवेलेबल है। मैं बताता हूं कि जो स्टोन की दिक्कत हम लोगों में ज्यादा बढ़ रही है उसका कारण है कि हमारा थोड़ा सा ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, मतलब थोड़ा गर्मी और पसीने वाला एनवायरनमेंट है। तो उसमें क्या होता है, हमारा पसीना और पानी ज्यादा निकल जाता है और उतना हम पानी पीते नहीं है। अनुमान एक आदमी को कम से कम 3 लीटर पानी या कहते 12 से 14 गिलास पानी दिन भर में पीना चाहिए, जिससे उसकी किडनी स्वस्थ रहेंगी और कह दीजिए आप देसी भाषा में छान के अच्छी स्वस्थ स्थिति में बनी रहेंगी। तो स्टोन का कोई कंकड़ धीरे धीरे करके जमा नहीं होगा, सारा वॉश आउट या पूरा पेशाब के रास्ते निकल जाएगा अगर हम 3 लीटर पानी कम से कम पीते हैं। खान पीन में ये सबसे पहला खाने का कि पानी का, दूसरे नमक का सेवन थोड़ा कम करेंगे तो नॉनवेज का सेवन कम। ये 3 तरह की चीजें जो है, नमक कम, नॉनवेज कम, पानी ज्यादा, ये पथरी जो 7-8 तरह की होती है सब तरह की पथरियों से बचाते हैं। साथ में आजकल का हमारा खान पान थोड़ा आप देखते हो जंक फूड या फिर कह लो बाहरी खाना ज्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से भी थोड़ा स्टोन का इंसिडेंस ज्यादा हो गया। क्यों? उस खाने की वजह से हमें मोटापा, ओबेसिटी या और बीमारियां आ जाती हैं जो कि अपने आप में प्रोन होती हैं या बताती हैं कि वो स्टोन की तरफ लेके चली जाएंगी। तो ये प्रवृत्ति भी हमको थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। हमें अपने खाना जो हमारा देसी खाना या नॉर्मल खाना है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा रामबाण मैं आपको बता दूं कि पानी का सेवन सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है, पानी 3 लीटर कम से कम पीना चाहिए 24 घंटे में। जी, मैं दूसरा विषय इसी से जुड़ा कि इलाज की सुविधा पहले के दौर में बड़ा चीरफाड़ होती थी और सर्जरी होती थी, लेकिन अब दूरबीन विधि से, लेजर विधि से, इसके अलावा और भी बहुत सारे जरिए आ गए। किस तरह का इलाज मुहैया करा रहे हैं आप, क्योंकि आपने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की जो लोगों की राहत है?
मैं बताना चाहूंगा स्टोन के साइज और जगह पे डिपेंड करता है ट्रीटमेंट कि वो किडनी में है, पेशाब की नलकी यूरेटर में है, पेशाब के थैले में है या उसके आगे की नलकी में है। उस पे अनुमान छोटे स्टोन 7-8 mm के स्टोन की संभावना रहती है कि वो अपने आप निकल जाएंगे, उनमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे बड़े स्टोन में जरूरत पड़ती है, किडनी में है तो वहां पे अलग। और हर तरह से अब केवल दूरबीन से ऑपरेशन होता है। चीरे का ऑपरेशन आप समझ लीजिए 100 में से केवल 1 या 2 केस में इंडिकेट होता है, 100 पथरी का मरीज है, वरना 99% के ऑपरेशन इंडिकेशन दूरबीन से ही होते हैं और दूरबीन से ही किए जाने चाहिए। उसमें लेजर विधि पद्धति सबसे एडवांस है दूरबीन के साथ। तो आप चीरा तो आप ना के बराबर चीरा नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप ऐसी ट्रीटमेंट एडवांस आ चुके हैं। उससे फायदा क्या है, 4 घंटे बाद का मरीज का खाना होता है और 1 दिन बाद छुट्टी हो जाती है और कॉस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है, प्लस इन्फेक्शन का चांस, जो घाव पकने का चांस है वो सब भी थोड़ा कम होता है। तो हमें एडवांस ट्रीटमेंट के साथ चलना चाहिए, जो कि इस समय बहुत अच्छी तरह से शहर में उपलब्ध भी है। जी, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ ये कि मैसेज भी दी, किडनी ट्रांसप्लांट की बात होती है और बहुत ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त किडनी की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, क्योंकि शुगर पेशेंट है, हर 10वां शख्स जो है इस टाइम शुगर पेशेंट है, उसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम आ रही है। किडनी को जो बदलने का एक पूरा तरीका है, उसको अगर हम मामूली जो छोटे मोटे शब्द हैं, अगर विस्तार में ना बता के छोटे शब्दों में बताएं, क्योंकि गलतफहमी है, लोग बदलवाना नहीं चाहते, तैयार नहीं होते। मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपने स्पेशलाइजेशन उसमें किया, मैं चाहता हूँ लोगों में गलतफहमी दूर हो और हम बहुत सारी जिंदगियों को महफूज कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं छोटे से शब्दों में बताऊंगा, किडनी खराब होने के 4 से 5 मेन कारण होते हैं। सबसे ज्यादा जो कारण है शुगर, सबसे पहला नंबर 1, दूसरा बीपी, तीसरा किडनी की आंतरिक बीमारियां और चौथा कोई रुकावट, जैसे स्टोन दोनों किडनी में हो गए, प्रोस्टेट हो गया, रुकावटी कोई बीमारी। ये 4 मेन कारण। सबसे ज्यादा खतरनाक है शुगर और बीपी। वो भी शुगर और बीपी का होना नहीं है, आप इससे ना डरे कि आपको शुगर बीपी तो आपकी किडनी खराब होगी। अगर शुगर और बीपी है उसको सही तरीके से स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखें। थोड़ा बहुत मेडिकेशन चलता है, लेकिन अगर लंबे समय से बहुत स्थिति खराब रहेगी तो दिक्कत होती है। तो शुगर बीपी है तो डरने की जरूरत है, लेकिन उसको समय समय पे चेक करें, कंट्रोल रखेंगे तो आपकी किडनी कभी खराब नहीं होगी। बाकी खान पीन मैंने आपको बताया था, उस तरह से रखेंगे, अपना शुगर बीपी कंट्रोल रखिए। अब आते हैं चेंज पे। भगवान न करे किसी की किडनी कभी खराब हो, लेकिन फिर भी यदि खराब होती है और वो डायलिसिस पे ही ठीक रह पा रहा है, डायलिसिस डिपेंडेंट कहते हैं कि डायलिसिस सिवा नहीं रह पा रहा है क्योंकि हर कुछ दिन में बढ़ जा रही है, तो उसका परमानेंट सोल्यूशन है किडनी ट्रांसप्लांट, यानी किडनी का बदलना। इस किडनी में हम मरीज के अंदर दोनों किडनी वहीं पे रहती है, हम एक नई किडनी लगाते हैं जो डोनर से लेके। डोनर कौन हो सकता है? सबसे पहले उसका कोई घर का संबंधी, जैसे कि हम कहते हैं ब्लड रिलेटिव, कोई ब्लड रिलेटिव सबसे पहले होगा। उसके बाद नहीं है तो कोई डिस्टेंट रिलेटिव, थोड़ा दूर का, नहीं तो फिर कोई और दोस्त है। लेकिन ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइन और कोर्ट के प्रोसीजर्स के थ्रू होते हैं। होता क्या है, किडनी का सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, जो रिलेटिव है ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम HLA मैचिंग होती है उसको मैच करते हैं, 6 मैचिंग होती है, उसमें अगर 2 से 3 भी मिल जाए तो बहुत अच्छी मैचिंग होती है। तो ये किडनी की मैचिंग हो गई, उसका किडनी बदल वाले। और यदि किडनी अगर एक कोई लगाते हैं हम चल जाती है तो अगर क्योंकि कुछ फेल होने का भी चांस रहता है कुछ %, लेकिन जो किडनी स्टार्टिंग के हफ्ते 10 में चल जाती है और आगे महीने भर चल जाती है तो वो फिर कम से कम, नहीं तो अगर आप अपनी बीमारी कंट्रोल रखेंगे तो 10 से 15 साल आराम से चल जाती है। तो किडनी ना कोई डायलिसिस की जरूरत, बस कुछ दवाइयां खानी पड़ती हैं और क्रिएटिनिन आपका पूरा नॉर्मल पेशाब जाएंगे, नॉर्मल उसमें जाएगा, बस रेगुलर चेकअप लेते रहिए, 15 साल तक आराम से चल सकती है आप ट्रीटमेंट में। तो कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, एक और बहुत अहम बीमारी है प्रोस्टेट की, जिसको गदूद आम जुबान में बोला जाता है, 45-50 प्लस, क्योंकि पुरुषों में ही होती है, सेक्स का मसला होता है, तमाम चीज़ें। मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी डालें, क्यों होती है और किस तरह की आधुनिक इलाज इस वक्त अवेलेबल है। प्रोस्टेट, जिसको हम हिंदी भाषा में, गांव की भाषा में, अपनी देशी भाषा में गदूद भी कहते हैं। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो केवल और केवल आदमियों, मेल्स में पाई जाती है, बच्चों में होती, बचपन से जन्म जाता है और समय के साथ बढ़ती है। खासकर जो उसका बढ़ने का दौर है वो 50 साल के बाद शुरू होता है। ये ग्लैंड पेशाब के थैले, मसाने और पेशाब की नलकी के ठीक जॉइंट जंक्शन पे होती है। 50 साल तक यूजुअली कोई दिक्कत नहीं देती। 50-55 साल के बाद भी कुछ लोगों में, सब में नहीं, प्रोस्टेट होता सब में है लेकिन लक्षण सब में नहीं आते हैं। जिन मरीजों में दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि 55 साल के बाद, 50 साल के बाद इसके सेल्स में ग्रो करती है, मतलब कि जैसे समझ लीजिए 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, वो सेल्स बढ़ने लगती है। सेल्स बढ़ने लगती है तो उसका साइज बढ़ने लगता है और फिर वो रुकावट पैदा करता है, नलकी को दबाने लगता है, जिससे कि लक्षण आते हैं रात में बार बार पेशाब जाना, दिन में बार बार जाना, पेशाब का ना रोक पाना, अर्जेंट भागना कि हम नहीं रोक सकते हैं, ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं, पेशाब की धार का कम हो जाना, है ना, हमें जोर लगाना पड़ता है पेट का पेशाब निकालने। तो ये रुकावटी और वाले लक्षण होते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसके इलाज के लिए। इलाज में आपको बता दूं, प्रोस्टेट का 70% का इलाज कम से कम दवाइयों से ठीक हो जाता है। इसमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 1/4 1/3 लोगों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। वो भी क्या, मैं आपको 5 इंडिकेशन बता दे रहा हूँ। एक मरीज वो जिसका दवाई से प्रोस्टेट का फायदा ना हो रहा, दवाइयों का। दूसरा, जिसकी प्रोस्टेट की वजह से बार बार इंफेक्शन हो रहा है, UTI, प्रोस्टेट की वजह से बार बार पेशाब में खून आ रहा है, रिकरेंट हेमेचूरिया,
प्रोस्टेट की वजह से उसके गुर्दों पे बैक प्रेशर दबाव पड़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ने लगा, गुर्दों में सूजन आने लगी। और पांचवा, पेशाब के थैले में पथरी बन गई, प्रोस्टेट की रुकावट। इन 5 कंडीशन में ऑपरेशन चाहिए होता है, जो कि 1/3 लोगों में ही मिलता है, वरना 2/3 लोग दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं और उनको कोई ऑपरेशन जरूरत नहीं पड़े, बस केवल दवाई खाएं, रेगुलर चेकअप करें, उसके बाद दवाई भी छोड़ जाती है कुछ टाइम बाद। जी, आखिरी के 2 सवाल लगे हैं। मैं जानना ही चाहता हूँ, आपने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी, बहुत कम उम्र में तमाम मुकाम हासिल किए, दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन फिर मनोरंजन के डॉक्टर महेश त्रिपाठी जी क्या करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, खासतौर से उन नौजवानों के लिए जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में तमाम कामों में, पढ़ाई लिखाई में बिजी हैं। मनोरंजन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का। मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी पिछले साल IMAPL मतलब बरेली में जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने प्रीमियर लीग कराया था क्रिकेट का, और मैं मैन ऑफ द सीरीज था। मैं मैन ऑफ द सीरीज था, और सबसे ज्यादा रन मारे थे, सबसे ज्यादा मैंने मेहनत की थी। तो खेलना बहुत और बहुत जरूरी है। ये आपको माइंड की एक्टिविटी को रिलैक्स करता है, आपको शांत रखता है, आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाता है, आपका BP या शुगर है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखता है। तो प्लीज स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर किसी भी तरह की आप करते हो तो उसको जारी रखें। हाँ, इस समय कोरोना चल रहा है, उसका ध्यान देते हुए, लेकिन स्पोर्ट्स आपके जीवन का हिस्सा अगर है तो सबसे अच्छा है, नहीं है तो अपनाने की कोशिश करें। वो आपकी बॉडी, माइंड, हेल्थ और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने अपना एग्जांपल दिया, मैं अपने मेडिकल कॉलेज GS में TT का चैंपियन रह चुका हूँ, बैडमिंटन का रनर अप रह चुका हूँ, क्रिकेट का कैप्टन था। तो ये एक आपको एड ऑन लगता है, आपको पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड उस फास्ट एक्टिविटी को रिजॉल्व कर लेता है। यही काम मैं आपको बताऊं, मुझे कभी सर्जरी में फायदा करता है कि तुरंत किसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए, एक्टिवली मैनेज करने के लिए, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है स्पोर्ट्स करना चाहिए। जी, एक आखिर चाहता हूँ मैसेज या पैगाम जो भी बोले। कोरोना का दौर चल रहा है, लोग वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी जागरूक नहीं है, और मैं चाहता हूँ उस पर आप एक रोशनी डालें, एक मैसेज दें। साथ ही जिनको लक्षण है कोरोना के, वो अपनी जांच कराएं, क्योंकि वहाँ पर गलतफहमी है। मैं आपको बताऊं, अपना ही एग्जांपल दूंगा, किसी और का देने से फर्क नहीं पड़ता, राय लगती है। मैं पिछले साल सितंबर में मुझे लक्षण आए, पहले लक्षण आया, मुझे गले में खराश हुई, 2 दिन हुए, मुझे लगा गड़बड़ी है। मैंने अपना तुरंत टेस्ट कराया, RT-PCR मेरा पॉजिटिव आया। मैंने अपने आप को आइसोलेट किया और ट्रीटमेंट इलाज लिया, तुरंत जो बेसिक इलाज होता है उसी से मैं 10 दिन बाद पूरा ठीक हो गया। कहने का तात्पर्य ये है, छुपाने से केवल चीज बढ़नी है, कम नहीं होनी है। और सबसे जरूरी बात मैं जो आपको बताऊं, इससे दिक्कत आपको तो भगवान ना करे होगी, लेकिन आपके घर में जो माता पिता हैं, छोटे बच्चे हैं, वो परेशान हो जाएंगे। तो प्लीज अगर कोई दिक्कत या लक्षण लगता है तो उसका टेस्ट कराइए, इलाज लें, ताकि आप सही समय पर ठीक हो सकें। और सबसे जरूरी बात है, आपके घर में आपके बुजुर्गों को या बच्चों को किसी और को ना फैले। इससे ऐसा डरने की जरूरत नहीं, 95 से ज्यादा % लोग ऐसे नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, लेकिन सही समय पर पकड़ में आने से। तो इसलिए कोई लक्षण, पहले तो कोरोना के नियमों का पालन करें, फिर भी अगर कोई लक्षण आ जाता है तो उसका टेस्ट जल्दी कराएं, ताकि सही समय पर जल्दी ट्रीटमेंट लेके आप किसी और खराब स्थिति में ना पहुंचे और घर वालों को भी आप स्वस्थ रख सकेंगे। अब आती है बात वैक्सीनेशन की। मैं आपसे अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ के, प्लीज कृपया सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। 18 से ऊपर के ऊपर सरकार ने अलाउ कर रखा है, जहां जहां वैक्सीन की उपलब्धता है प्लीज वैक्सीन को लगवाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हथियार बनेगा हमें तीसरी वेव से बचने के लिए। आप ये सोच के चलिए, जब सारे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे हम लोग, जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम, जितनी जल्द से जल्द, तो फिर हमको आपस में क्रॉस इन्फेक्शन इतना सीवियर नहीं होगा और फिर हम दूसरे को फैला भी नहीं सकेंगे। तो ये बीमारी जो पैंडेमिक चल रही है, ये खत्म भी होगी। उसको लाइन पे लाने का तरीका भी यही है कि आज के टाइम पे पहले बीमारियां थी, TB, डेंगू फीवर, मलेरिया, HIV, ये सब आज क्यों कम है? क्योंकि उस चीज के साथ इलाज चल चुका है, या वैक्सीन लगती है, बच्चों को इन्फ्लुएंजा, फ्लू, पोलियो की वैक्सीन लगती है। पोलियो गायब हो गया, वैसे ये भी गायब हो जाएगा, लेकिन हमें जागरूकता वैक्सीन लेना है। वैक्सीन से आप मानोगे नहीं, केवल 10,000 होने के बाद कुछ लोगों का, आज का डाटा है 0.04%, जितने लोग वैक्सीन के उतने % इन्फेक्टेड हुए हैं, और वो भी जो इन्फेक्टेड हुए सीरियस में नहीं गए हैं। कुछ सीरियस में गए हैं, कुछ गए हैं, लेकिन उनके साथ क्या दिक्कत थी, उनको और कोमोर्बिडिटीज जैसे शुगर, BP की दिक्कत थी, तो सीरियस में। वरना एक तो 70% वो आपको इन्फेक्शन से बचाएगी, और यदि हो भी जाता है तो 99% वो आपको सीवियरिटी मतलब सीरियस होने से बचाएगी। तो वैक्सीन जरूर लें। दोनों ही वैक्सीन जो भारत में इस समय उपलब्ध है, स्वस्थ और सुरक्षित है, प्लीज लें। मैंने, मेरे पूरे घर ने, सबने वैक्सीन ले रखी है, 18 साल से ऊपर सब लोगों ने। जी, तो बेहद खूबसूरत लघु लहजे में डॉक्टर महेश त्रिपाठी जी ने तमाम बात कही। गुड लाइफ अस्पताल जो कि स्टेडियम रोड पर है, यहाँ पर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यकीनन उन्होंने कम उम्र में तमाम मुकाम हासिल किए हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि वो बरेली का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें और तमाम बुझते हुए चिरागों को बचाते रहें। और उन्होंने तमाम बातों को भी बताया कि किस तरह से जो खासतौर से किडनी की प्रॉब्लम है और भी तमाम जो प्रॉब्लम है उससे बचा जा सकता है। साथ ही वैक्सीनेशन पर भी हमारी बात हुई, उसको लेकर भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जाहिर करे। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज से।